चलिए, रिएक्शंस ऑफ ईथर। Reactions of ether. Reactions of ether. देखिए, मान लीजिए मैं कोई ईथर आपको बना के देता हूँ CH3 CH2 O CH3, ये ईथर है ना। अगर आप अभी तक कंपाउंड्स पढ़ें, अभी तक जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें मान लो आपने पढ़ा है एल्केन, एल्केन जैसे कि आपका CH3 एल्केन बहुत कम रिएक्शन देता है क्योंकि इसमें रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एल्केन आपको दे देगा जैसे कि Cl2 लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो तो एक एच हट के Cl लग जाएगा, इस टाइप की, है ना। मतलब एल्केन काफ़ी इनर्ट, हाईली इनर्ट कंपाउंड्स में से है ना, हाईली इनर्ट है। फिर उसके बाद आपने पढ़ी एल्कीन। एल्कीन में अगर आप देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के आने की वजह से ये काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पे आप एडिशन चला सकते हो। फिर आपने पढ़ी एल्काइन। एल्काइन में आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनमें वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी काफ़ी रिएक्टिव है, आप इन पर बहुत सारी एडिशन रिएक्शन चला सकते हो। फिर आपने पढ़े एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड, तो एल्केल हैलाइड में आपका RCl मतलब RX है, यहाँ पर आप बड़े आसानी से सब्स्टिट्यूशन चला सकते हो, ये आपको सब्स्टिट्यूशन चलाने की फ्रीडम देते हैं। फिर आपने पढ़े एल्कोहल। एल्कोहल ROH, एल्कोहल पर भी आप सब्स्टिट्यूशन चला सकते हो, एल्कोहल पर आप एलिमिनेशन चला सकते हो, इस तरीके की रिएक्शन चला सकते हो। ईथर पे आपको क्या लगता है वही आगे हम देखेंगे। जब आप आगे देखोगे, मान लो एल्डिहाइड कीटोन पे देखोगे, जब आप देखोगे एल्डिहाइड कीटोन पे, तो एल्डिहाइड कीटोन के पास C डबल बॉन्ड O R, ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाता है, पोलराइज होने पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे जाता है। तो ये जो भी हमने ग्रुप लिखे हैं इसमें एल्केन को छोड़ दो तो बाकी ये सारे ग्रुप ठीक ठाक रिएक्टिव हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी हमें देते हैं। कुछ एडिशन दे रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कुछ ना कुछ आपको संभावना देते हैं। ईथर की बात करें तो ईथर जिस तरीके से एल्केन काफ़ी ज़्यादा नॉन रिएक्टिव हैं, उसी तरीके से ईथर भी काफ़ी ज़्यादा नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। इसलिए ईथर बहुत सारी रिएक्शंस में आपको सॉल्वेंट की तरह नज़र आएंगे क्योंकि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो केवल सॉल्वेंट का काम करे, खुद ना रिएक्शन करने लगे। तो ईथर आपके हाईली इनर्ट कंपाउंड्स हैं। ईथर बस एक टाइप की रिएक्शन देते हैं, वो है क्लीवेज बाय एसिड्स, है ना। तो ईथर एक टाइप की रिएक्शन देते हैं क्लीवेज बाय एसिड, मतलब एसिड इनको दो पार्ट में तोड़ देगा, क्लीवेज बाय एसिड्स, क्लीवेज बाय एसिड्स। और एसिड भी यूजली HBr और HI, मतलब दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl से यूजली नहीं टूट पाएंगे, तो HBr और HI इस टाइप के एसिड हैं और एसिड इनको तोड़ देते हैं दो पार्ट में फर्दर। तो लिखिए, है ना, हेडिंग डालिए क्लीवेज बाय एसिड्स HI और HBr। ठीक है, क्लीवेज बाय एसिड, इसमें दो टाइप के केस बनते हैं। केस 1, इसमें लिखिए केस 1, क्लीवेज बाय एसिड में बनते हैं दो केस, केस 1, केस 1, इसमें लिखिए ईथर दैट कंटेन्स, ईथर दैट कंटेन्स, ईथर दैट कंटेन्स ओनली, ओनली को कैपिटल में लिखिएगा, ओनली, ओनली के चारों लेटर कैपिटल, ओनली प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्काइल,
प्राइमरी कोमा सेकेंडरी एल्काइल एंड एराइल ग्रुप shows cleavage by SN2 mechanism, shows cleavage by SN2 mechanism, shows cleavage by SN2 mechanism. That means ये इन ईथर में प्राइमरी, सेकेंडरी और एराइल के अलावा कोई तीसरा, इनके कोई चौथा ग्रुप दिखना नहीं चाहिए। प्राइमरी बोला तो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और एराइल ग्रुप। एराइल मतलब बेंजीन जुड़ी हुई या बेंजीन पे कुछ और ऐसा ग्रुप। इन तीनों के अलावा और कुछ भी अगर हुआ तो फिर ये SN2 देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर देखिए पहला केस देखिए, CH3 CH CH3 O और यहाँ पर आपका CH2 CH3। क्या क्या दिख रहा है आपको, कौन कौन सा ग्रुप दिख रहा है ईथर के अगेन, ईथर के दोनों साइड, मतलब प्राइमरी दिख रहा है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो मान लो HBr के साथ, तो पहले यहाँ पर H+ का अटैक होता है। बताइए संभावनाएं बताइए। ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको देखते ही लगना चाहिए हाँ अब ऐसा कुछ होने वाला है। क्या लगते हो क्या होने वाला है? हाँ, ये यहाँ पर प्रोटोनेशन करने वाला है, तो प्रोटोनेशन कर दीजिए जैसे एल्कोहल पे होता है ऐसे यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। CH3 CH3 CH, यहाँ पर O, यहाँ पर मैं H लगा कर दिखा देता हूँ, एक लोन पर अभी भी इसके पास है, ये आपका प्लस, और यहाँ पर अब आपका CH2 और यहाँ पर आपका CH3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वो कहता है कि चाहे इधर का बॉन्ड टूटे, इधर का बॉन्ड टूट जाएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, अगर इधर का बॉन्ड टूट जाए तो ये अल्कोहल बन जाएगा, है ना। जब भी बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल बनेगा तो कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन बनेगा, या तो आप ये कार्बोकेटायन यहाँ पे प्लस लाके कार्बोकेटायन बनाओगे, है ना। आप बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, या फिर आप बॉन्ड को ऐसा तोड़ोगे तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। ना तो 1 डिग्री एल्काइल 1 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ना 2 डिग्री, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर अब जो है जो Br- है, मान लो आप यहाँ पर HBr ले रहे हो तो Br- यहाँ पर SN2 रिएक्शन करेगा, यहाँ पर करेगा वो SN2 रिएक्शन। अब SN2 में या तो Br यहाँ पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, या फिर Br यहाँ पर अटैक करेगा, ये पूरा निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। तो बताइए इस राइट वाले इस कार्बन पर अटैक कराऊं या इस लेफ्ट वाले इस कार्बन पर? रिएक्शन है SN2, दैट मीन्स बिना कार्बोकेटायन बने प्रोसीड होएगी। लेफ्ट वाले पे गलत। SN2 रिएक्शन चाहती है कि कम स्टेरिक फैक्टर हो जहां पर अटैक मेरा चलने वाला हो। SN2 चल रही है ना, SN2 में लेस क्राउडिंग चाहिए उसको। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री पे ज़्यादा चलती है, तो ये यहाँ पर चलेगी, ये यहाँ पर चलेगी, और ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका ऐसे निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो क्या बना आपका ना बना है यहाँ पर CH3 CH, और यहाँ पर बन गया आपका OH एक एल्कोहल, और प्लस आपका यहाँ पर CH3 CH2 और आपका Br, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अगला यहाँ पर एग्जांपल देखें। मान लो आपने यहाँ पर एक एराइल, मतलब ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, बेंजीन हो या बेंजीन पर कुछ और लगा हुआ हो आपका ये, ठीक है, और आपने यहाँ पर मान लो ये लगाया हुआ है CH2 CH3। आपके पास इस ईथर के पास क्या क्या ग्रुप है? 1 डिग्री एल्काइल और एराइल ग्रुप है। ठीक है, चलिए क्या काम करेंगे, पहला आप प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन होने के बाद आपको ये नज़र आएगा O, यहाँ पर आपका H लग जाएगा, ये आपका प्लस, और यहाँ पर आपका CH2 और आपका यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर Br- होगा और SN2 यहाँ पर चलेगी। अगेन आप यहाँ पर चलाओगे, ये यहाँ पर चलाओगे, राइट वाले इस कार्बन पे, लेफ्ट वाले इस कार्बन पे? राइट वाले पे, क्योंकि लेफ्ट वाले पे तो चल ही नहीं सकता। लेफ्ट वाले पे बेंजीन रिंग पे कहाँ सब्स्टिट्यूशन चलती है? चलती ही नहीं है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर ये आएगा और ये आपका एज ए यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है,
दैट मीन्स जब भी बेंजीन रिंग हो तो फिनोल बनना ही है। आप एल्कल ब्रोमाइड मतलब फिनाइल ब्रोमाइड इस तरीके से नहीं बनाओगे। यहाँ पर ये फिनोल बन गया और यहाँ पर आपका बन गया CH3 CH2 Br, है ना। अब यहीं पर एक चीज़ और बोलता है, इफ HBr और HI आर इन एक्सेस। वो कई बार बोलेगा कि मैंने जो HBr HI ले रखा है वो एक्सेस में ले रखा है, तो अब बताइए क्या प्रोडक्ट आएंगे। देखिए यहाँ पर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो कुछ नहीं। पहले वाले एग्जाम्पल में संभावना देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका CH3 CHO CH2 CH3। तो पहले आपने यहाँ पे क्या ले रखा है, पहले यहाँ पर मान लो आपने ले रखा है HBr या HI। तो पहले तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा CH3 CHOH, यहाँ पर आपका ये CH3 और प्लस आपका बन गया यहाँ पर CH3 CH2 Br। अब ये जो मिक्सचर है, अगर इसके पास फर्दर यहाँ पर HBr अभी भी पड़ा हुआ है रिएक्शन में, तो क्या आप बता पाओगे अब क्या होने वाला है। हाँ, एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, और रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX से क्या बन जाता है, RX बन जाता है। तो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3, ये भी आपका CHBr ये बन जाएगा, और ये तो आपका बन चुका था ही CH3 CH2 Br। अगर इस पे चलाई होती, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता है ना, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बनता ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इस पर फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है।
वो जो ग्रिग्नार्ड वाली शीट दी है उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं? हाँ, तो कल की क्लास में हम ग्रिग्नार्ड के और फिर एल्कोहल की शीट में दूंगा, वो करेंगे। एल्कलाइड की पूरी शीट हो गई? ठीक है। हो गया? चलिए अब केस 2। तो क्या हो गया? केस 2। केस 2 में लिखिए ईथर दैट कंटेन्स, ईथर्स है ना, ईथर्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट, इन दोनों को कैपिटल में लिखिएगा, एट लीस्ट टर्शरी एल्काइल ग्रुप, कोमा बेंजाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप react with SN1 mechanism, है ना। तो यहाँ पर देखिए CH3 O CH3, इस ईथर में आपको क्या क्या दिख रहा है? टर्शरी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है और एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। क्या उसने जो कंडीशन बोली है एटलीस्ट वाली, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, एटलीस्ट इसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। तो अब वो क्या है? क्या ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। तो पहला काम यहाँ पर क्या होगा? पहला काम तो अगेन प्रोटोनेशन ही होगा। तो क्या करेंगे? तो CH3 O H यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आपका ये CH3। क्या अब ऐसी कंडीशन मौजूद है कि कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता हो? ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है। तो अब वो कहता है कि ये जो बॉन्ड है आपका इधर की साइड में अब आपका टूट जाएगा। तो तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आपका क्या बन जाएगा? तोड़ने के बाद आपका यहाँ पर ये CH3 ये बन गया कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता था। और आपका यहाँ पर CH3 OH ये बन गया एल्कोहल। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आपका ये दैट मीन्स SN1 रिएक्शन यहाँ से आपकी शुरू हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा? मान लो Br माइनस लिया था तो Br माइनस आएगा और आपको बना के देगा ये CH3C CH3 और आपका Br। ठीक है। अब अगेन कंडीशन फिर वही है, अगर एक्सेस में रहा तो अल्कोहल भी उसमें बदल सकते हैं। वो कंडीशन यहाँ पर भी सेम ही रहेगी। दूसरा देखिए, मान लो उसने आपको ये दिया हुआ है CH2 O CH2 CH3। बताइए कंडीशन कोई मीट हो रही है यहाँ पर एटलीस्ट वाली? बेंजाइल है ना, बेंजाइल हो या एलाइल हो तो कम बेंजाइल इसमें है। एटलीस्ट वाली कंडीशन यहाँ पे ये फुलफिल हो रही है। तो क्या होगा? H प्लस आएगा, H प्लस यहाँ पे प्रोटोनेशन देगा, CH2 O यहाँ पर आपका H लग गया और यहाँ पर आपका ये CH2 CH3। अब क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो पाएगा बढ़िया। हाँ, ये बॉन्ड अब आपका इधर की साइड में से टूट जाएगा और अब आपका एक स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा।
तो बेंजाइल कार्बोकेटायन बना दीजिए CH2 प्लस ये कार्बोकेटायन बन गया, और अगेन आपका ये CH3 CH2 OH बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ये Br माइनस आ जाएगा और आपका यहाँ पर ये बन जाएगा CH2 और Br। ठीक है, ईथर के क्लीवेज में कुछ है नहीं खास, लेकिन बस ये है कि आपको याद रहना चाहिए ये दोनों केसेस कि कब केस 1 चलाना है, केस 1 में क्या कंडीशन है और केस 2 में क्या कंडीशन है, इसी को बार बार भूलते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा कंठस्थ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बाकी क्लीवेज में कुछ है ही नहीं आगे एसएस में, कोई नया कोई मैकेनिज्म, कुछ नई कहानी है ही नहीं। चलिए हो गया। सेम AC रिएक्शन है जब हम H+H2 लेते हैं, तो ये भी क्लीवेज ही है ना। सबका हो गया ना ये? सेकेंड रिएक्शन है ये, रिएक्शन विद H+H2O, रिएक्शन विद H+H2O। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये रिएक्शन सेम ऐसी चलती हैं। रिएक्शंस आर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ईथर with HBr, HI। जो कंडीशन वहाँ पर रहती है सेम यहाँ पर रहती हैं, कुछ इसमें अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 CHO CH2 CH3, यहाँ पर
H प्लस पहले यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये CH3 CO CH2 CH3 H, यहाँ पर ये आपका ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स H2O, इसे ऐसे बना लो। और यहाँ पर आप अगेन देखें तो SN2 यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पर इतनी टेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि चाहे आप SN1 मानो चाहे SN2 मानो, दोनों टुकड़े टूट के एल्कोहल ही बनने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर आपने गलत भी मान लिया कि मैंने तो गलती से SN1 चला दी, तो भी आप दोनों में फिर भी एल्कोहल ही बना कर लाएंगे, एंड प्रोडक्ट आपका फिर भी वही रहेगा। तो ये आपका एज इट इज़ ये आएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CHOH, यहाँ पर पहले ही जुड़ेगा तो यहाँ पर आपको OH2 प्लस जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, फिर वो HH प्लस यूजली निकल जाता है, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, CH3 CH2 OH। तो दोनों पार्ट इसमें एल्कोहल ही बनते हैं। तो चाहे हमें मैकेनिज्म गलत भी हमने मान लिया हो तो भी आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। तो ये सेम ऐसी है जैसे कि HBr का एडिशन था। देखिए इसको अब यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट जानेंगे। ये पॉइंट स्पेशल केस में ही वो कभी कभी आपको देगा, तो ये बस मैं नोट करा कर लिखा दे रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट इसमें है, पहले मैं इसको लिखा दूंगा, फिर यहाँ पे पहले समझना। अगर आपको ईथर दिया हुआ है ROR' टाइप का कुछ दिया हुआ है और एरो के ऊपर उसने बना के दिया हुआ है HBr और HI, सिंपल वो ईथर लिखता है, ईथर के ऊपर कुछ नहीं, सिंपल HBr लिख देगा, HI लिख देगा, केवल इतना लिखेगा। तो आप अपना डिसीजन केस 1 केस 2 के अकॉर्डिंग लेना कि SN1 चलाना है या SN2, है ना। तो यहाँ पर SN1 और SN2 डिपेंड्स ऑन R एंड R'। जो आपका R है, जो आपका R' है, जो भी केस 2 लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लेना कि आपको SN1 चलानी है, SN2 चलानी है, ठीक है। वो कई बार क्या करता है, वो कई बार कुछ केसेस में, है ना, समटाइम्स जब उससे ज़्यादा लग रहा हो कि अब देख मैं स्टूडेंट को गलत कराऊंगा, तो वो ऐसा करता है HBr और HI और यहाँ पर नीचे ईथर भी लिख देगा, ईथर लिख देगा। ये ईथर क्या है, ईथर तो वो भी है, एक तो ये ईथर है, एक ये कौन सा ईथर है फिर ये, हाँ, या तो कोई ऐसा ईथर, कोई बड़ा ईथर जैसे कि दोनों साइड में फिनाइल रिंग लगी हुई है, कुछ इस तरीके का ईथर, हाईली इनर्ट ईथर, और भी बहुत टाइप के ईथर हैं, कोई साइक्लिक ईथर, या तो कोई अदर ईथर एज ए सॉल्वेंट ले रखा है, या फिर यही ईथर खुद एज ए सॉल्वेंट है, ऐसा होगा। तब आपका सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। तो वो कहता है कि अगर खुद ईथर ही रिएक्शन का सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो HBr लिया हुआ है, HBr एनहाइड्रस HBr नहीं है, वो कंसंट्रेट होगा, लेकिन उसमें एक्वस अमाउंट होगी, मतलब सॉल्वेंट वहाँ पर H2O होगा। तो यहाँ पर तो SN1 या SN2 इसके अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि अगर ईथर खुद सॉल्वेंट है या ईथर कोई और सॉल्वेंट है, देन ओनली SN2, है ना।
देन ओनली SN2, चाहे सबस्ट्रेट आपका कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ R डैश। क्यों ऐसा बोलता है? जो ईथर होता है एज ए सॉल्वेंट, ईथर काफ़ी कम पोलर सॉल्वेंट है। ईथर जो है वो वेरी लेस पोलर है, पोलरिटी नहीं है उसमें ज़्यादा। और अगर आपको रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाने हैं तो आपका सॉल्वेंट ठीक ठाक पोलर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ईथर आपका सॉल्वेंट हुआ तो ये कार्बोकेटाइन के बनने को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और जब सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो बेशक आपके पास टर्सरी एल्काइल ग्रुप हो, बेशक आपके पास बेंजाइल हो, बेशक आपके पास एलाइल हो, कार्बोकेटाइन बन नहीं पाएंगे। और बन नहीं पाएंगे तो फिर रिएक्शन SN2 से ही चलनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो ये केस तब है जब वो ज़्यादा खिंचातानी मचाता है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए। इन जनरल SN2 चलेगी, ओनली SN2 चलेगी, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, केवल SN हैं। अब वो देख लेना, प्रोडक्ट तो बदल सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा, वो है ना। ओनली SN2 चलेगी, SN2 के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इन क्लीवेज ऑफ ईथर्स इन क्लीवेज ऑफ ईथर्स इफ सॉल्वेंट इज H2O। जब H2O सॉल्वेंट होता तो लिख के नहीं देता है एरो के ऊपर कि H2O है, वो डिफ़ॉल्ट H2O है। HI है तो HI कंसनट्रेट सॉल्यूशन वो वाटर में ही बनाया है, वो लिखेगा नहीं H2O को। लेकिन ईथर जब होगा तब वो लिखेगा, एरो में लिख के देगा ईथर, है ना। इफ सॉल्वेंट इज H2O देन there will be usual case of for SN1 or SN2। SN2, but if the solvent of reaction is ether itself or another ether, then cleavage will always be according to SN2, will always be according to SN2, because very less polar ether is unable to stabilize the carbocation, ठीक है। पहला तो ये, इसको भी लिख लीजिएगा, है ना, एक साथ लिख लेना। एक पॉइंट और है, कई बार वो इस तरीके से देगा, ये भी वो तभी करता है जब उसे लग रहा हो कि फंसाना है। ऐसा लिख देगा एनहाइड्रस, ANHO, एनहाइड्रस HI, HIHBr, एनहाइड्रस HI। तो एनहाइड्रस HI का भी मतलब वही है कि वो पानी की एक बूंद नहीं ले रहा है वहाँ पे, मतलब खुद जो ईथर है वही अब सॉल्वेंट का काम करेगा, तो अगेन SN2 ही चलेगी। मतलब इन दोनों बातों को या तो वो ऐसे लिख के दे देगा ईथर, या इसको ऐसे लिख के दे देगा। ये दोनों बातों का मतलब एक ही निकलता है। एनहाइड्रस का मतलब वो बिल्कुल भी पानी एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर लाने नहीं देगा, तो खुद इस ईथर को अपना सॉल्वेंट का वो काम करना पड़ेगा, मतलब इसी ईथर को इसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट और है, क्लीवेज ऑफ ईथर विद एनहाइड्रस HI, क्लीवेज ऑफ ईथर विद एनहाइड्रस HI allows the cleavage of ether by only SN2 mechanism, allows the cleavage of ether by only SN2 mechanism, full stop। इसी में आगे लिखिए
In case of anhydrous condition, in case of anhydrous condition, in case of anhydrous condition, comma, ether itself acts as solvent, ether itself acts as solvent, and ethers does not support SN1 reaction, again वही क्योंकि ना, and ether does not support SN1 reaction, so cleavage is occurs only by SN2 mechanism, so cleavage is occurs only by SN2 mechanism. केस 2 वाले में अगर ईथर ही आ जाए, केस 2 में तो SN2 चल ही रही थी, केस 2 में तो कोई समस्या है नहीं। हाँ केस 2 में जहाँ पे कार्बोकेटायन अच्छा बन सकता था वहाँ SN2 चलेगी ना, वहाँ पे SN2 चलेगी तो कैसे चलेगी? एक मिनट दोबारा बोलो। केस 2 अगर SN2 चलेगी, केस 2 में तो अच्छा केस 2 में अगर SN2 चलेगी, हाँ केस 2 में SN2 चलेगी तो लेस स्टेरिक वाले से अटैक कर देंगे। जो लेस स्टेरिक वाला है, जैसे पहले वाले केस में हमने क्या बनाया, हमने CH3 को क्या बनाया, CH3 को OH बनाया ना। हाँ अब CH3 पर I माइनस अटैक करेगा तो CH3 के साथ I आएगा। अभी तक क्या आ रहा है, CH3OH ना, फिर क्या आएगा, CH3I आएगा। लेस स्टेरिक फैक्टर है, उधर की साइड से अटैक होएगा तो प्रोडक्ट उल्टे आएंगे। केस 2 में जो पहला एग्जाम्पल है उसमें प्रोडक्ट उल्टे आएंगे, CH3 तो बनाएगा CH3I और ये टर्सी ब्यूटाइल वाला बनाएगा फिर एल्कोहल। ठीक है, इसी में आगे एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद PCl5। हाँ ये लिख लो। देखो इस चीज़ की चर्चा तभी करनी है, दिमाग में तभी लाना है जब वो ऐसा कुछ लिखे, अदरवाइज 100 में से 95 केस में जो अभी आपने केस 1 केस 2 पढ़े उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन जाएगी एज यूजुअल। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार आप कहोगे ये प्रोडक्ट उल्टा कैसे आ रहा है, तो वो इसी वजह से है। हो गया, चलिए आगे एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5।
तो यहाँ पर देखिए सिंपल C2H5O C2H5 PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो दोनों क्योंकि ग्रुप सेम है तो आपका 2 टाइम्स ऑफ C2H5Cl प्लस POCl3 ये बन जाता है C2H5O CH3 प्लस PCl5। तो यहाँ पर आपका C2H5Cl प्लस CH3 प्लस POCl3। और अगर इवन यहाँ पर एराइल रिंग भी जुड़ी हुई है, OCH3 है प्लस PCl5, तो यहाँ पर भी ये इस पे Cl लगा देता है, Cl प्लस CH3Cl प्लस POCl3। ठीक है, ईथर के O के हटा के दोनों पार्ट उन पे Cl लगाना है, बस ये रिएक्शन है, ये सिंपल। हो गया, ईथर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला है इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स और ऑक्सीरेंस। इपॉक्साइड्स और ऑक्सीरेंस। इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन इनको बोलते हैं। ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर हैं, लेकिन ये ईथर से डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं, इनको बनाने का मेथड भी अलग है। तो लिखिए, इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर्स epoxides are cyclic ethers with 3-membered ring. With a 3-membered ring. Full stop. The IUPAC name of epoxide is oxyrenes. The IUPAC name of epoxide is oxyrenes. तो ये ठीक है, ये जो आपको 3 मेंबर्ड ईथर दिख रहे हैं, हालांकि ईथर हैं लेकिन इनके बनाने का मेथड अलग है और इनके रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप से हैं, तो इन्हें ईथर से अलग, मतलब ईथर के बाद जस्ट इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, है ना। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए। दो मेथड इन जनरल यहाँ पे पढ़े जाएंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद परऑक्सी एसिड्स, विद परऑक्सी एसिड्स, है ना। परऑक्सी एसिड जानिए, परऑक्सी एसिड पहले देखिए, परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड। जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे H लगा दूँ तो एसिटिक एसिड है, और यहाँ पर मैं एक और O लगा दूँ तो ये आपका परऑक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है। दूसरी तरफ से है, दूसरा है मेटा CHLO मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में M छोटा CPBA ऐसा लिख के एरो के ऊपर दे देगा। अब उसका काम खत्म, आप ढूंढते रहो क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि MCPBA है क्या। देखिए बेंजोइक एसिड आपको पता है, बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन, बेंजीन पर आपने COH लगा रखा है ना, तो C डबल बॉन्ड O और इसके आगे H लगा दूँ तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर एक O और लगा दूँ तो ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और मेटा पोजीशन पे एक Cl लगा है तो ये मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड है ये। अब वो परऑक्सी बेंजोइक एसिड को यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि इजीली अवेलेबल हो या कुछ हो। इन जनरल MCPBA यूज करता है ना, CPBA की जगह MCPBA आपको दिखेगा। तो ये Cl से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दो फेमस परऑक्सी एसिड्स हैं जो इस काम के लिए यूज होते हैं केमिस्ट्री में, जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है वो ये यूज होते हैं। ठीक है। इनमें ये वाला जो ऑक्सीजन है कहीं पर भी जब यूज होगा तो ये वाला, इसे मैं हैश लगा दे रहा हूँ, ये वाला ऑक्सीजन है जो इंसर्ट होगा, है ना। 3 ऑक्सीजन है इसके पास, लेकिन 3 में से ये जो ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है यही जाके वहाँ पे लगता है। तो देखिए R CH डबल बॉन्ड CH2 M CPBA, ये हमने लिया CPBA लिया, तो आपको मिल जाएगा मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ MCPBA की। ठीक है, देखो यह मैंने हैश लगाया हुआ, तो प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा R CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका ये O, ये इंसर्ट यहाँ पर हो जाएगा, और ये हैश, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आई है ये वही वाली ऑक्सीजन रहती है। ठीक है। 3 में से कई बार वो क्वेश्चन में इस तरीके से स्टार लगा देगा, या ऑक्सीजन को रेडियो आइसोटोप वाले O18 लगा देगा, तो पूछेगा O18 कहाँ पहुँचा, कौन से प्रोडक्ट में, कहाँ है, किधर है, तो ये वाली ऑक्सीजन पे वो करेगा कुछ ना कुछ, है ना। और दूसरा देखिए नेक्स्ट आपका है फ्रॉम हेलोहाइड्रिन, है ना, फ्रॉम हेलोहाइड्रिन, फ्रॉम हेलोहाइड्रिन। तो यहाँ पर देखिए जैसे CH3 CH OH और यहाँ पर आपका ये CH2 और यहाँ पर है आपका Br, ये हेलोहाइड्रिन है ना। हेलोहाइड्रिन मतलब हेलो का मतलब हेलोजन एटम, तो ये ब्रोमोहाइड्रिन हो जाएगा, है ना। ये आपके हेलोहाइड्रिन है। जब एडजेसेंट एटम पर एक हेलोजन एटम और OH ग्रुप लगा रहता है तो उन्हें कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। हेलो तो है ही है ये, और हाइड्रिन का मतलब हाइड्रेट या OH लगा है, तो ये हेलोहाइड्रिन है। हम एक रिएक्शन कराते हैं जैसा KOH के साथ, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एल्कोहल को एल्कोक्साइड बना सकता है, OH को O-K+ बना देगा, है ना। तो क्या बना जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पर आपका O- और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका ये Br। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाएगी, ये इधर जाएगा इसको फेंक देगा बाहर, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो जाएगी, है ना। इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं, SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 ही होएगी, तो इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये अब इधर जाएगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप ये निकल जाएगा, तो आपको मिलेंगे ये CH3 CH CH2 और आपका ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं इपॉक्साइड्स। 2 ही मेथड है, इन्हीं में घुमा फिरा के वो करता रहता है। हाँ नहीं, इसमें तो क्या गलत कराएगा, इसमें कुछ है नहीं गलत। हाँ इस वाले में गलत करा देगा कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन को 18 दे देगा और फिर 4 ऑप्शन 18 बताओ कहाँ है। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि यही ऑक्सीजन है जो उसमें जाती है।
आप कह रहे हैं कि सस्ता मिलता होगा? नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये Cl लगा होने से क्या फ़ायदा है, ये कहीं मिला नहीं मुझे। मतलब वो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि परऑक्सी बेंजोइक एसिड ले लेता ये, लेकिन जब भी लेगा, चाहे किसी भी किताब में पढ़ लो, वो लेता MCP भी यही है। अब MCP में Cl वाला क्या सस्ता फोकट में मिल रहा है, ये वाला ले रहा है, या फिर ये बेंजोइक परऑक्सी बेंजोइक एसिड महंगा मिल रहा है? वो बढ़ना चाहिए, मतलब Cl, लेकिन Cl वाला ही जनरली हर जगह लिखा हुआ है। या तो कुछ मतलब इंटेंसिवली ढूंढना पड़ेगा भाई क्लोरो वाला क्यों ले रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब कि Cl की से क्या हो रहा है, बिना Cl वाला क्यों नहीं ले रहा, ले ले बिना Cl वाला। इससे ऐसा भी कुछ नहीं कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ बढ़ रही हो, ये हो रही हो, कोई इसका कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन में। सर आप कभी गूगल नहीं करते क्या? करता हूँ, कितनी सारी चीज़ें गूगल से कर करके हमने लिखी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर में नहीं मिलने के, क्योंकि ये बहुत आउट ऑफ बॉक्स होगा। कौन इसमें बैठ के दिमाग मार रहा होगा कि Cl क्यों लगा है क्यों नहीं लगा है, किसने, कौन ऐसा है जिसने आंसर इसका लिखा हो? अगर किसी को पता भी हो तो कौन ऐसा है जिसने आंसर लिखा हो? मिलते नहीं इसलिए। चलिए एक रिएक्शन इसमें और रहेगी, इसमें एक ही रिएक्शन है इसकी, क्लीवेज ऑफ इपोक्साइड्स, है ना। हो गया। तो रिएक्शन में इसकी एक ही रिएक्शन है, क्लीवेज ऑफ इपोक्साइड, है ना, क्लीवेज ऑफ इपोक्साइड, एक ही रिएक्शन है इनकी। हो गया भाई सबका ये? देखिए ये दो तरीके से क्लीव होती है, बाय SN1 SN1
रिएक्शन अगर SN1 टाइप से चल रही है, मतलब कंडीशंस SN1 टाइप की हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इधर कुछ ऐसा ग्रुप हो, इधर कुछ ऐसा ग्रुप हो, है ना, कुछ इस टाइप की कंडीशन वाला इसमें वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH CH2 यहाँ पर ये है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर प्रोटोनेशन वाला ही होगा, H+ यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपका ये CH3 CH CH2, यहाँ पर आपका ये O, और यहाँ पर आपका ये H, और यहाँ पर आपका प्लस। अगर रिएक्शन यहाँ पर आपकी SN1 से चल रही है तो जो भी आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे, है ना, अगर वो SN1 से आपकी चल रही है, जो न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर बीच में कार्बोकैटायन बना के दिखाना होगा। तो कार्बोकैटायन में आप ये लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे या राइट वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे? लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करके आप कार्बोकैटायन को बनाएंगे। दैट मीन्स आपका यहाँ पर ये CH3 CH, और आपका यहाँ पर ये CH2 OH बन जाएगा, और फिर आगे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी सिमिलर टू ईथर टाइप से, उसी टाइप से हो जाएगी, है ना। और दूसरा बाय SN2, यहाँ पर आपका सेम वही CH3 CH CH2 O। देखिए O को मैं डायरेक्ट एज ए लीविंग, O को मैं एज ए O- लीविंग ग्रुप नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप O को O- दिखा रहे हैं तो आप क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे RO- को लीविंग ग्रुप दिखा रहे हैं ना, ये पूरा एज ए RO- बन जाएगा ना, है ना। नहीं इसमें तो SN2 RO-, सॉरी इसमें कोई समस्या नहीं है। दैट मीन्स अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। आप अगर यहाँ पर SN2 चला रहे हैं तब आप इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर करा के इस बॉन्ड को ऐसे लीव कराएंगे, मतलब इसको लीव कराएंगे, या फिर आप इसको अटैक यहाँ पर कराएंगे और इसको एज ए लीव कराएंगे राइट वाले पे, है ना। दैट मीन्स इसको हम यहाँ से लीव कराएंगे एज ए CH3 CH, ये O- एज ए लीविंग ग्रुप होगा, और न्यूक्लियोफाइल आपका लेस स्टेरिक वाले कार्बन पर अटैक कर रहा होगा, है ना। दैट मीन्स मैं लिख भी देता हूँ अटैक एट लेस स्टेरिक कार्बन, यहाँ पर हम अटैक कराएंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ जुड़ा दिखाई पड़ेगा, और इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ जुड़ा दिखाई पड़ेगा, है ना। और फाइनली आप यहाँ पर CH3 CH, ये O-, और यहाँ पर आपका ये CH2, और ये आपका NU। तो सेम उसी की तरह ही है रिएक्शन का टूटना, बस ये है कि आप उसमें कार्बोकैटायन बनाएंगे तो बॉन्ड कौन सी साइड का तोड़ना है ये आपको ध्यान देना है। मतलब लगभग ईथर की तरह ही है, उसमें भी 2 बॉन्ड टूटते थे, बस वो 2 पार्ट में अलग हो जाता था, यहाँ पर 2 पार्ट में अलग नहीं होगा। जो भी चीज़ें वो यहीं पे आपके दिखाई पड़ेंगे। सर बस एसिड कैटालाइज्ड होगा तो ऐसे नहीं होगा तो ऐसे